बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सियाराम मीना की ओर से बीए पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी सेक्शन G+F के विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान के लिए आपकी जो पाठ्यपुस्तक है काव्य संचयन, उसमें जो संकलित साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जो छायावाद के प्रमुख साहित्यकार हैं, इन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। उनका परिचय और उनसे संबंधित जो पद हैं उन पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सुमित्रानंदन पंत के विषय में जो जानकारी है मैं बतलाना चाहूँगा कि इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1977 ईस्वी में हुआ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कासुनी नामक गांव में 1900 ईस्वी में हुआ। अल्मोड़ा में हुआ था। बालकाल से अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन का उन्हें पर्याप्त अवसर मिला। शायद इसीलिए प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग हो गया। यानी पहाड़ी प्रदेश में पैदा होने के कारण, एक संयोगी मान लीजिएगा कि पहाड़ी प्रदेश में पैदा होने के कारण, पहाड़ी प्रदेश कौन सा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है और एक पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश है। उसमें पैदा होने के कारण वहाँ की प्रकृति बहुत ही सुरम्य सौंदर्य से युक्त थी। इसीलिए हो सकता है सुमित्रानंद पंत जी को अपनी प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग उत्पन्न हुआ। प्रकृति के प्रति उन्होंने कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति की और कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के कारण ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। शायद इसीलिए प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया था। बचपन से ही वे एकांत प्रिय थे, शांत प्रिय थे। इनको शोर शराबा पसंद नहीं था, शांति प्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद, शैली, कीट्स आदि के साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनके कवि पर उन सभी का प्रभाव परिलक्षित होता है यानी दिखाई देता है। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर पंत जी ने अध्ययन छोड़ दिया था। यानी गांधी जी जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे तो 1921 ईस्वी में पंत जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। 1916 में उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी। शायद वह उनकी प्रथम कविता थी, गिरजे का घंटा। तब से मृत्यु पर्यंत काव्य सृजना में लीन रहे। उन्होंने नाटक भी लिखे, काव्यालोचना भी लिखी, किंतु पंत जी मूलतः कवि हैं। छोटी मोटी और गद्य रचनाएं भी लिखी, लेकिन ये कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं, जिनकी कविताओं में पंत जी का प्रकृति प्रेम अपने शिखर पर है। प्रकृति के जितने मनोरम चित्रण इनकी कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यानी प्रकृति के बहुत ही मनोरम और कोमलतम भावनाएं इन्होंने अपने काव्य में प्रकट की हैं, इसीलिए प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, सप्तशिखर, वाणी, पतझर, चिदंबरा आदि काव्यों की कविताओं में पंत प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में प्रकट होते हैं तथा अभावग्रस्त जनता के पक्ष में अपने काव्य का स्वर मुखरित करते हैं। लोकायतन तथा सत्य काव्य काम उनके काव्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं तथा लोकायतन महाकाव्य में अरविंद दर्शन को काव्याभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं, किंतु इस महाकाव्य का चिंतन पक्ष जितना गंभीर और सघन है, कला पक्ष उतना ही कमजोर प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो वो शब्दों तथा विचारों से कविता रच रहे हों। जो भावशून्य हैं, कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य में वे प्रयोगशील प्रवृत्ति के साथ अवसरित होते हैं, पर यहाँ वे उनकी कविताएं सायासता के कारण कमजोरी हैं। विषय और शैली की दृष्टि से पंत जी की काव्य साधना सदैव गतिशील रही है, किंतु पंत जी का असली कवि या तो प्रकृति प्रेम, प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं में पूरी कलात्मकता के साथ मुखरित हुआ है या सामान्य जन की पीड़ा को वाणी देने वाली कविताओं में। बाद में पंत जी कवि कम, चिंतक अधिक होते चले गए। इतना कुछ लिखने के बाद में, इतना कुछ चिंतन अनुशीलन करने के पश्चात ये प्रतीत होता है कि सुमित्रानंदन पंत ने जीवन भर काव्य सृजना की, किंतु बाद में ऐसे लगते हैं या उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे वो कवि कम हैं और एक चिंतक ज्यादा हमें प्रतीत होते हैं, जिसकी कमजोर अभिव्यक्ति हम उनके महाकाव्य लोकायतन में देखने को हमें मिलती है। किंतु पंत जी की महत्ता प्रमुख छायावादी कवि के रूप में अक्षुण है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, मिट नहीं सकती। तथा छायावादी युग में उन्होंने हिंदी कविता को नई अभिव्यक्ति भंगिमा प्रदान किया। भंगिमा यानी मुद्रा।
उनकी कविता की गीतात्मकता अन्यत्र दुर्लभ है, यानी इनके काव्य में गीतात्मकता है, यानी गाया जा सकता है, गेयता है। इस प्रकार से प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत, जिन्हें छायावाद के प्रमुख कवियों में हम मानते हैं, उनका मैंने परिचय आपके सामने प्रकट किया, प्रस्तुत किया। आपके पाठ्यक्रम में जो इनके द्वारा रचित कविता है भारत माता, भारत माता कविता में ये भारत माता की प्राकृतिक दृष्टि से या अन्य दृष्टि से जो भी महसूस करते हैं, उसी का बड़ी सहजता से, मार्मिकता से, कोमलता के साथ अभिव्यक्ति करते हैं। तो देखिएगा, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। छायावादी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार सुमित्रानंद पंत, जिन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, उनके द्वारा रचित भारत माता नामक कविता में सुमित्रानंद पंत जी भारत माता यानी भारतीय जो धरती है, हमारे देश की धरती है, उसकी प्राकृतिक छटा का, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। भारत माता ग्रामवासी, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जो मेरी भारत माता है वो सही मायने में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। खेतों में फैला श्यामल, खेतों में श्यामल अर्थात श्यामल कालापन लिए हुए एक सौंदर्य के रूप में फैला हुआ प्रतीत होता है। धूल भरा मैला सा अंचल, और धूल से सना हुआ मैला सा अर्थात मैल के समान अंचल भारत माता का हमें नजर आता है। सुमित्रानंद पंत जी ऐसी बात हमारे समक्ष कर रहे हैं। मैला सा, इस लाइन में साहित्यकार उपमा अलंकार का सहारा ले रहा है। गंगा यमुना अर्थात द्वंद्व समास, गंगा और यमुना द्वंद्व समासामासिक शैली भी हो गई। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा और यमुना में आंसुओं के जल के समान, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की सी प्रतिमा की मूर्ति की तरह, बिल्कुल उदासीनी की तरह प्रतीत होती है। दैत्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। दैन्य जड़ित, दैन्य माने दीनता के भाव, अर्थात दीनता के भाव से जड़ी हुई, अपलक अर्थात टकटकी लगाने वाली, नत चितवन नीचे दृष्टि गड़ाए हुए, यानी एक तरह से हमारी भारत माता है, उसकी एक शालीनता वाली लज्जाशील महिला से तुलना की है साहित्यकार ने। अधरों में चिर नीरव चेतन, ऐसा लगता है जैसे साहित्यकार यहाँ भारत माता का या भारत माता रूपी प्रकृति का मानवगण कर रहे हैं। अधरों में चिर नीरव रोदन अर्थात उनके होठों, भारत माता रूपी उस स्त्री के होठों में चिर नीरव रोदन की लंबे समय से नीरव अर्थात बिना आवाज के एक रुदन सा प्रतीत हो रहा है। युग युग के तम से विषण मन अर्थात युग युगांतर से के अंधकार से, विषण मन अर्थात उनका मन एकदम विषण दुखी सा हो रहा हो, उदास सा हो रहा हो। वह अपने घर में प्रवासिनी, स्वयं वह भारत माता ही, या ये कहना चाह रहा साहित्यकार, भारत माता पर निवास करने वाले बहुत से लोगों की बड़ी विचित्र और दयनीय स्थिति को देख करके साहित्यकार कह रहा है कि भारत माता स्वयं ही अपने ही घर में यहाँ एक प्रवासिनी की तरह जीवन जीती हुई प्रतीत होती है। 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्धविक्षुब्ध शोषित निर्वस्त्र जन। साहित्यकार आगे कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी कि जो हमारी भारत माता है, ये बहुत पहले कविता है कि उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ थी। 30 कोटि यानी लगभग 30 करोड़ के आसपास निवास करने वाली जो जनसंख्या है भारत भूमि पर, भारत भूभाग पर, उनमें से बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, अर्धक्षुधित, और जिनमें से कुछ आधे भूखे रहने वाले हैं। शोषित बहुत से ऐसे हैं जिनका शोषण हो रहा है। निर्वस्त्र जन, बहुत से
वस्त्रों से हीन जन नजर आते हैं। मूढ़, कुछ मूढ़ से नजर आते हैं, यानी बिल्कुल बुद्धिहीन से नजर आते हैं। असभ्य, कुछ असभ्य से नजर आते हैं। अशिक्षित, कुछ अशिक्षित से यानी गंवार से नजर आते हैं। निर्धन, कुछ गरीब से नजर आते हैं। नतमस्तक तरुतल निवासिनी। इस प्रकार से साहित्यकार सुमित्रानंद पंत जी ने भारत माता और उसकी जो संतान है, उस पर निवास करने वाले जो मानव समुदाय है, उस समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, मानवीय स्थिति है, उसका साहित्यकार ने यहाँ वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि नतमस्तक, ऐसे भारत माता के समक्ष मैं अपने सिर को झुका करके नमन करता हूं। तरुतल अर्थात पेड़ के नीचे निवासिनी। ऐसा लगता है कि हमारे देश की बहुत सी जो जनता है, गरीब, असहाय, दीन, दलित, पीड़ित, शोषित, बहुत सी ऐसी है जो केवल पेड़ के नीचे बैठ करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी रात गुजारते हैं। इस प्रकार से भारत भूमि, भारत माता के ऊपर निवास करने वाले जो लोग हैं, उनकी स्थिति का चित्रण करते हुए साहित्यकार ने यहाँ हमारे देश की स्थिति को के ऊपर एक तरह से करारा व्यंग किया है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। स्वर्ण सस्य यानी सोने के समान, स्वर्णीय आभा से युक्त। सस्य अर्थात श्यामवर्णी आभा से युक्त। पर पद तल अर्थात पैरों के नीचे, लुंठित लुढ़के हुए। धरती सा अर्थात धरती के समान। सहिष्णु मन कुंठित, धरती के समान हमारा मन उनके प्रति सहिष्णुता की भावना रखते हुए एक तरह से कुंठित सा होता हुआ नजर आता है। लोगों की भावनाएं कुंठित हुई पड़ी हैं, यानी दबी पड़ी हैं। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित अर्थात भारत माता पर निवास करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत बड़ा क्रंदन है, जिसकी वजह से वो कांप रहे हैं, लेकिन उन अपने क्रंदन को अपने होठों के अंदर ही वो दबाए हुए रहते हैं, उसको व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, और फिर भी लोगों के समक्ष वो चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। राहु ग्रसित, उनको देखकर कैसा लगता है जैसे इनको तो किसी, जैसे चंद्रमा कोई राहु नामक ग्रह ग्रसित कर लेता है, उसी प्रकार से हमारे भारत माता को मानो, भारत माता की जो संतान है, जिनकी इस प्रकार की स्थिति का वर्णन साहित्यकार कर रहा है, उनको देखकर कैसा लगता है जैसे राहु ने उनको ग्रसित कर रहा हो। सर्देन्दु हासिनी अर्थात जो शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, जो पूरा मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ नजर आता है, रोशनी बिखरता हुआ नजर आता है, किंतु उसको ऐसा लगता है जैसे उसको किसी राहु ने ग्रसित कर लिया हो। नेक्स्ट है चिंतित ब्रकुटी क्षितिज तिम्रांक नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशित। साहित्यकार कहते हैं कि भारत माता की स्थिति को देख करके मैं और स्वयं बहुत से लोग जो चिंतक हैं वो चिंतित हो रहे हैं कि भारत माता पर निवास करने वाले इस प्रकार के जो लोग हैं, दीनहीन, पीड़ित, शोषित, दलित, गरीब, उनकी स्थिति को देख करके चिंतित हैं। ब्रकुटी क्षितिज, ब्रकुटी रूपी क्षितिज का यदि हम अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तिम्रांकित, जैसे उनके जैसे ललाट के ऊपर, उनकी ब्रकुटी के ऊपर तो बहुत बड़ा कोई अंधकार रूपी आवरण छाया हुआ हो। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, और उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में बादल छाए हुए हों और उनमें से कुछ थोड़ी बहुत बूंदें टपक रही हों। वाष्पाच्छादित अर्थात वाष्प से आच्छादित, वाष्प रूपी आच्छादन उनके ऊपर छाया हुआ हो। आनंद श्री अर्थात मुख रूपी श्री के ऊपर, आनंद श्री यानी मुख की जो शोभा है, चमक है। छाया शशि उपमित अर्थात चंद्रमा की छाया से वो एक तरह से उपमित हो रहे हैं। ज्ञान मूढ़, और उनका जो ज्ञान है एक तरह से वो मूढ़ हो गए हैं, यानी वो ज्ञानहीन होते प्रतीत नजर आते हैं। गीता प्रकाशित अर्थात जो गीता ज्ञान भरने वाली है, लेकिन गीता का ज्ञान उनके ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले उनको उनकी शारीरिक, मानसिक और भौतिक स्थितियां सुधारने की एक भावना की चाहत है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा, स्तब्ध सुधोपम, हरति जन मन भय, भवतम ब्रह्म जग जननी जीवन विकासिनी। अर्थात
हमें जो जन्म देने वाली जो जगजननी है, भारत माता है, उसके प्रति साहित्यकार अपनी भावना प्रकट करते हैं कि सफल आज उसका तप संयम, कि ऐसी भारत माता वो एक तपस्वी की तरह, एक संयमी की तरह, एक यति की तरह हमें प्रतीत होती है। और उस पर जो ये लोग हैं निवास करने हैं, उनकी जिंदगी फिर भी सफलतम स्थिति में चल रही है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, अर्थात वह अपने स्तनों का, वो भारत माता अपने स्तनों का अमृत रूपी पान कराते हुए अहिंसा का पाठ पढ़ा रही है। कि फिर भी ऐसी स्थिति में भी साहित्यकारी कह रहा है कि लोगों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, भूखे मरे हैं लोग, नंगे हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हिंसक नहीं हो रहे हैं। अर्जुन, भारत माता अपने बेटों को यही पाठ पढ़ा रही है कि आप अहिंसक ही बने रहिए, मैं आपको अपना अमृतमय दूध पिला रही हूँ। और अमृतमय दूध का पान कराते हुए भारत माता अपने ऊपर निवास करने वाले जो भारतवासी हैं उनको अहिंसा का ही पाठ या सीख पढ़ा रही है। भारतीय जन मन भय, और सभी लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर मन में जो भरी हुई जो भावनाएं हैं, डर की भावनाएं हैं, उन सभी को हरती है, उनके डर को, भय को, आशंकाओं को दूर करती है। भवतम भ्रम, और संसार रूपी सागर के अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ है, जो भ्रम भरा हुआ है, उसको वो दूर करने की कोशिश करती है। जग जननी, अर्थात एक तरह से ये भारत माता है हमारे लिए एक जग जननी की तरह है, जीवन विकासनी, हमारे जीवन को विकास का मार्ग दिखाने वाली या विकासशील मार्ग प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ साहित्यकार ने भारत माता के प्रति पूर्णतः श्रद्धा और उसकी वास्तविक या यथार्थ स्थिति का चित्रण प्रकट किया है, जिसको मैंने अपने व्याख्यान में आपके समक्ष पहुंचाया है। आप सभी को प्रोफेसर एस आर मीना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।